नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेल्डिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह हमारा दूसरा वीडियो है वेल्डिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ईंधन गैस का उदाहरण नहीं है। तो ईंधन गैस का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन है आपके सामने ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कोल गैस और हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ईंधन गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी एसिटिलीन, कोल गैस और हाइड्रोजन ये ईंधन गैस के उदाहरण हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम रेंज है? तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम का जो रेंज होता है वो होता है 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस। आपको ये पिछले वीडियो में बता दिए थे, इसका भी ऑप्शन सही होगा। 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम रेंज है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनती है? ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डी है एसिटिलीन। तो ये बनता है एसिटिलीन। कि एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनती है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, नोजल का साइज निम्न में से किस पर निर्धारित नहीं होता है? ऑप्शन है आपके सामने धातु की मोटाई, बी है धातु का द्रव्यमान, सी है धातु का तापमान, डी है धातु का आकार। तो नोजल का साइज जिस पर नहीं निर्भर करता है वो है धातु का तापमान। इसका सी ऑप्शन सही है, धातु का तापमान। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि फिलर राड का साइज निम्न में से किस पर आधारित नहीं होता? ऑप्शन है आपके सामने, वेल्ड की जाने वाली धातु का भार, बी है वेल्ड की जाने वाली धातु का प्रकार, सी है जोड़ की प्रकृति, डी है वेल्डिंग तकनीकी का प्रकार। तो फिलर राड का साइज जिस पर आधारित नहीं है वो होता है वेल्ड की जाने वाली धातु का भार। वेल्ड की जाने वाली धातु के भार पर निर्भर नहीं करता फिलर राड का साइज। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या होने पर फ्लैश बैक का पता चलता है? ऑप्शन है आपके सामने, पटाखे जैसी आवाज़ होती है, बी है नोजल से काला धुआं तथा आवाज़ आती है। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, नोजल से काला धुआं तथा आवाज़ आती है। बाकी ब्लो पाइप बहुत गर्म हो जाता है, ये भी गलत है। डी है हाउच पाइप जल उठती है, ये भी गलत है। तो फ्लैशबैक का पता चलता है कि नोजल से धुआं आता है और आवाज़ आती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, बैक फायर का कारण निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, नोजल ओवरहीट हो जाना, बी है नोजल में कार्बन जमा हो जाना, सी है सही साइज का नोजल न होना, डी है नोजल का वेल्ड पुल से संपर्क हो जाना। तो बैक फायर का जो कारण नहीं है वो है सही साइज का नोजल न होना। इसका सी ऑप्शन सही है, सही साइज का नोजल न होना इसका बैक फायर का कारण नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं का पूर्व तापन करने के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो धातुओं का पूर्व तापन करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। बाकी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं धातुओं के पूर्व तापन करने के लिए। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की विधि का प्रयोग करके दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ब्रेजिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेजिंग जो हमारा होता है इससे हम लोग धातुओं को, दो अलग अलग प्रकार के धातुओं को आपस में जोड़ सकते हैं। यानी कि 59 का ए ऑप्शन सही होगा, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग विधि में हम लोग दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग रॉड तथा वेल्ड रेखा के बीच उचित कोण कितना होता है?
वेल्डिंग रॉड और वेल्ड रेखा के बीच उचित कोण होता है 60 से 70 डिग्री। इसका सी ऑप्शन सही है, 60 से 70 डिग्री। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से बट जोड़ में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, दोनों पार्ट को संरेखण में रखने के लिए, बी है वेल्ड जोड़ की सुंदरता बनाने के लिए, सी है पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए, डी है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए बट जोड़ में कुछ नीचे खुला स्थान छोड़ दिया जाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है? सॉफ्ट सोल्डरिंग का जो तापमान होता है वो है कि 350 डिग्री सेल्सियस से कम पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 62 का ए ऑप्शन, 350 डिग्री सेल्सियस से कम पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताप पर चूना पत्थर तथा कोक को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1900 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर चूना पत्थर तथा कोक को गर्म करके हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में मुख्यतः होता है? तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो मुख्यतः होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है 0.9 और एसिटिलीन होता है 1, इसका रेशियो बी है ऑप्शन इसका सही। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो 0.9:1 होता है। और ये जो सी वाला दिख रहा है ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, और ये जो डी वाला दिख रहा है ये है न्यूट्रल फ्लेम का। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आप लोगों को पता होगा कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 65 का बी ऑप्शन C2H2। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टेम्परेरी ज्वाइंट का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सामने, थर्मिट वेल्डिंग, रिवेटिंग ज्वाइंट, सी है आर्क वेल्डिंग, डी है स्पॉट वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवेटिंग ज्वाइंट। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि ये टेम्परेरी ज्वाइंट का उदाहरण बोला है। तो रिवेटिंग ज्वाइंट जो होता है ये हम लोग का सेमी परमानेंट होता है, मतलब अर्ध अस्थायी जोड़ होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रिवेटिंग ज्वाइंट जो है वो टेम्परेरी ज्वाइंट होता है। बाकी थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग जो है ये परमानेंट ज्वाइंट के उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन में है टेम्परेरी ज्वाइंट का उदाहरण जो है वो है रिवेटिंग ज्वाइंट। लेकिन रिवेटिंग ज्वाइंट होता है अर्ध अस्थायी, यानी कि सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग करेंगे रिवेटिंग ज्वाइंट। 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है? तो आपको बता देते कि अगर वो फ्लैट है तो फ्लैट पे वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, फ्लैट पे। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, 67 का ये ऑप्शन सही है, फ्लैट या सपाट। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, एल्कोहलिक पेय जल पिलाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, चलने को कहना चाहिए, उसे गर्म रखने के लिए ढकना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को उसे गर्म रखने के लिए ढकना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, बी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सी है CO2 एक्सटिंग्विशर, डी है हेलोन एक्सटिंग्विशर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 एक्सटिंग्यूशर। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्क का प्रयोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किया जाता है? किस आर्क का प्रयोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, डी है हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। तो आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो होता है प्रयोग वो लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। 71 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। तो आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर कैसा होता है? ऑप्शन है आपके सामने, स्टेप डाउन, स्टेप अप, 1 to 1, डी है सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने के लिए सामर्थ्य है। तो आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन। इसका ये ऑप्शन सही होगा, स्टेप डाउन। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस मशीन का प्रयोग डीसी वेल्डिंग सप्लाई के एसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, सी है इन्वर्टर, डी है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टर। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ से इलेक्ट्रोड का साइज व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, उसकी कोर वायर के व्यास से, बी है इलेक्ट्रोड के व्यास यानी कि ओवरऑल से, सी है फ्लक्स कोटिंग की थिकनेस से, डी है इलेक्ट्रोड की लंबाई से। तो इलेक्ट्रोड का साइज जो व्यक्त किया जाता है उसकी कोर वायर के व्यास से व्यक्त किया जाता है, यानी कि 73 का ए ऑप्शन सही होगा कि इलेक्ट्रोड का साइज उसके कोर वायर के व्यास से व्यक्त किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य है? ऑप्शन है वेल्डिंग करंट बढ़ाना, बी है आर्क को स्थिर रखना, सी है जंग लगने को रोकना, डी है आर्क के तापमान को कंट्रोल करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्क को स्थिर रखना। इलेक्ट्रोड कोटिंग का उद्देश्य होता है आर्क को स्थिर रखना। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो लंबाइयों में इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड का जो उत्पादन किया जाता है वो 300 mm से 450 mm तक किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, 300 mm और 450 mm इन दो लंबाइयों में इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन होसिस का सही रंग क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन के लिए लाल और एसिटिलीन के लिए नीला, बी है ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए लाल, सी है ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए मैरून, डी है ऑक्सीजन के लिए लाल और एसिटिलीन के लिए मैरून। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के लिए काला होता है और एसिटिलीन के लिए मैरून। 77 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर में निम्न में किसमें एसिटिलीन डिजॉल्व की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन और पारा। तो एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन डिजॉल्व की जाती है वो होता है एसीटोन। इसका सी ऑप्शन सही होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य है? तो सेंटर होल का जो कार्य होता है इसका सी ऑप्शन सही होगा, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का जो कार्य होता है वो होता है कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
किस दो तत्वों की उपस्थिति के कारण कास्ट आयरन को गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है? तो ये होता है सिलिकॉन और ग्रेफाइट के कारण। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये सिकलन नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा सिलिकॉन और ग्रेफाइट। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके गहरे पानी को नीचे कटिंग करते हैं? तो गहरे पानी के नीचे जो कटिंग करते हैं वो होता है हाइड्रोजन। 81 नंबर क्वेश्चन है, गैस कटिंग करते समय नोजल को कहाँ रखना चाहिए? तो गैस कटिंग करते समय कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, कार के लगभग साथ स्पर्श करना चाहिए, कार से 10 mm दूर रखना चाहिए, कार से 2 mm दूर रखना चाहिए, कार से 5 mm दूर रखना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कपीस से 5 mm दूर रखना चाहिए। गैस कटिंग में निम्न में से किस कारण से टॉप एज पिघलकर गोल हो जाता है तथा काटा गया फेस स्मूथ नहीं होता है? ऑप्शन है, बहुत कम कटिंग स्पीड, अपर्याप्त एसिटिलीन प्रेशर, टिप को बहुत ऊंचा पकड़ना, बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रुप्स तथा खींची हुई लाइनें दिखाई देती हैं? ये जो खींची हुई लाइनें दिखाई देती हैं वो होता है टिप का कट सरफेस के नज़दीक होना। टिप का कट सरफेस के नज़दीक होने के कारण गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रुप्स तथा खींची हुई लाइनें दिखाई देती हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से हाई क्वालिटी कट में वर्टिकल खींची गई लाइनें के कारण कुछ सरफेस रफनेस होता है? ऑप्शन आपके सामने, कम प्रीहीटिंग फ्लेम, अशुद्ध कटिंग ऑक्सीजन, बहुत कम कटिंग स्पीड और छोटे साइज का कटिंग नोजल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम कटिंग स्पीड। बहुत कम कटिंग स्पीड के कारण हाई क्वालिटी कट में वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण कुछ सरफेस रफनेस होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले कटिंग नोजल का साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपके सामने, काटी जाने वाली धातु की थिकनेस, ऑक्सीजन की शुद्धता, कट की अवधि, कटिंग ब्लो पाइप का प्रकार। तो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले कटिंग नोजल का जो साइज होता है वो निर्भर करता है काटी जाने वाली धातु की थिकनेस पर। इसका ये ऑप्शन सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग को कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? तो पानी के अंदर जो वेल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसका सी ऑप्शन सही होगा कि हाइड्रोजन वेल्डिंग उसे बोलते हैं जब पानी के अंदर वेल्डिंग की जाती है। 87 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विधि में निम्न में किससे ताप उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत विधि में जो ताप उत्पन्न किया जाता है वो होता है रेजिस्टेंस। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 87 का बी, रेजिस्टेंस। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस वेल्डिंग में फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑप्शन है आपके सामने, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके लगाने से विस्फोट हो सकता है, इसके लगाने से हरे रंग की गैस निकलती है, इसके लगाने से काले रंग की गैस निकलती है। तो आपको बता देते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव होता है इसके लगाने से विस्फोट हो सकता है, इसे नहीं लगाना चाहिए। इसको अगर तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो
विस्फोट हो सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऑक्सीजन एक गैस है। तो ऑक्सीजन है एक सक्रिय गैस, इसका सी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन एक सक्रिय गैस है। 91 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितना प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो वेल्डिंग के लिए आर्गन में 10 से 20% तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 10 से 20% तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है आर्गन में। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किससे एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है। तो एसिटिलीन गैस जो तैयार की जाती है, ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है वो कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड दोनों से की जाती है, यानी कि इसका 92 का सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। 93 नंबर का क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कौन से तत्व होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने कार्बन, हाइड्रोजन और ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिलीन में जो तत्व यूज होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहते हैं। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, यानी इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, गैस कटिंग किस प्रकार की क्रिया है। तो गैस कटिंग एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। 94 का ए ऑप्शन सही है, गैस कटिंग एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कौन है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उपयुक्त तीनों। तो आपको बता देते कि न्यूट्रल फ्लेम भी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम भी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त तीनों। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है ये 1:1 का होता है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो 0.9:1 होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है इसमें 1.5:1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96 नंबर जो क्वेश्चन है कि रॉट आयरन की वेल्डिंग करते समय फ्लक्स का प्रयोग आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉट आयरन की वेल्डिंग करते समय फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती, इसका बी ऑप्शन सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, राइट वर्ड वेल्डिंग को निम्न में से किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो राइट वर्ड वेल्डिंग को बैक हेड वेल्डिंग से पुकारा जाता है, बैक हैंड वेल्डिंग से पुकारा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी फ्लेम प्रयोग की जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में जो फ्लेम प्रयोग की जाती है वो होती है न्यूट्रल फ्लेम, इसका ए ऑप्शन सही होगा, न्यूट्रल फ्लेम। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन वेल्डिंग धीमी गति से होती है। तो धीमी गति से होने वाली वेल्डिंग होती है हमारी लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, इसका ये ऑप्शन सही होगा, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग धीमी गति से होती है। 100 नंबर क्वेश्चन है, स्पाट वेल्डिंग में दो स्पाट के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 3D से कम, 3D से अधिक, 2D के बराबर। स्पाट वेल्डिंग में जो दो स्पाटों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3D से अधिक होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन सही है कि 3D से अधिक होना चाहिए। स्पाट वेल्डिंग में दो स्पाटों के बीच की दूरी 3D से अधिक होना चाहिए। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ अब हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।